नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं इस वक्त दोनों हैं कहाँ पर? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ कहाँ है? हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो प्रदीप जी, special session of parliament from the 18th of September up till the 22nd, 5 days to discuss अमृत काल। और अमृत काल में स्पेकुलेशन अब ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, even though very frankly I think that will be very very difficult to conduct, but at least that is the speculation. So in effect what has happened is that the entire thunder from the from the India meet has been stolen by this small little tweet of प्रहलाद जोशी साहब। प्रहलाद जोशी साहब जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये लिखा है कि 18 से 22 सितंबर को एक स्पेशल सेशन होगा पार्लियामेंट का। पर्सनली आई थिंक व्हाट इट कुड बी इज दैट द सेशन कुड स्टार्ट इन द ओल्ड पार्लियामेंट and then perhaps everybody will move to the new parliament. I think that is the purpose. What do you think? No, what about one nation, one election seems to be a very tough thing to do, sir. I mean, how are you going to do it actually? The infrastructure, the entire पूरे team को लगना पड़ेगा काम पे. It's not so easy that you just announce it today and tomorrow it's going to happen. Even state elections, sometimes a huge state it takes 2 phase, 3 phase, 4 phase में होता है. Sometimes 6 phases. Sometimes 6 phases. That's right. And here you have the state elections, the local bodies, and the general elections. Yes. Look at the amount of pressure that you're going to have on the election commission. Are they staffed enough to take such a giant step? Do they have the proper infrastructure to take care of this giant step? This and is do all you the things. Think really? No, it should not be a kind of demonetization exercise, jहाँ, in a haste you did it, and then you found that notes were not fitting into the ATM machines. Yes. The new 100 rupee notes, they were not, you couldn't disburse 100 rupee notes because they were not meant for those. And neither could you fit the 2000 rupee notes because the ATM machines had not been calibrated, neither calibrated nor manufactured. Now my point is, do you think Mr. Modi will make the same mistake as Mr. Atal Bihari Vajpayee? Do you remember, वाजपेयी साहब ने 2004 में इलेक्शंस प्रीपोन कर दी थी, पहले कॉल कर दी थी, बिकॉज एवरीबडी फेल्ट कि वो जो शाइनिंग इंडिया कैंपेन है वो ज़बरदस्त है और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए एक बार फिर वापस आ जाएगा एंड वो पूरा उल्टा हो गया सर। तो आई होप दैट डज नॉट हैपन। एट द मोमेंट विद अस फ्रॉम द बीजेपी आर वेरी ओल्ड एंड वेरी डियर फ्रेंड, former journalist, former television anchor, and still perhaps one of the best anchors going, and an actor. Still from the media industry. And an actor, by the way. He is of course chief spokesperson of the Bharatiya Janata Party in Maharashtra, Mr. Ajit Chavan. Ajit Chavan साहब नमस्कार। राजीव सर नमस्कार। नमस्कार सर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। ये देखिए साहब, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बड़े यंग दिलीप कुमार साहब हमारे साथ बैठे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब बस मुगले आजम की शूटिंग से अब होकर के आ रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी और अभी धीरे से आप कहेंगे कि मतलब मोहब्बत जिंदाबाद या ऐसा कुछ कोई अनारकली वाला डायलॉग कुछ ना कुछ आप अभी तकदीरें बदल जाती है, ज़माना बदल जाता है, मुल्कों की तारीख बदल जाती है जी। और ये देखिए, ये दो लोग जो हमारे साथ बैठे हैं, बदतमीज बदतहजीब लोग, इनको मालूम नहीं है कि हम अनारकली के बारे में बात करना चाहते हैं और ये पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एनीवे, जोक्स अपार्ट सर, ये 18 सितंबर इसने वो तो पूरा डिस्कशन ही खत्म हो गया। वो अडानी जी के ऊपर इतनी बड़ी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई और मुंबई में ही अभी बिल्कुल हमारे ऑफिस के साथ में ही, और वो 26 पार्टियां हैं अभी जो कह रही हैं कि मोदी जी डर गए हमसे। क्या नरेंद्र मोदी डर गए सर इंडिया अलायंस से? अजीत चौहान साहब। सर आपके शब्दों के लिए हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। और शायद कुछ कर रहा हूँ मराठी ड्रामा में, तो आपके शब्दों से थोड़ी प्रेरणा मिलेगी, ज़्यादा समय उसके लिए ले लूँगा और उसके अनावरण में आप दोनों को ज़रूर आना होगा। और एक बात तो है
कि जिस तरीके से आज कल से मुंबई में इंडिया के नाम से ये सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, राजेश सर, इनसे डरने की क्या बात है और मोदी जी क्यों डरेंगे? डरता वो है जो गलत काम करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा ही इस राष्ट्र के हित में काम किया है, इस देश के हित में काम किया है। किससे डरेंगे मोदी जी? ये देखिए मेरे सामने एक पूरी लिस्ट की लिस्ट है। इस सारी लिस्ट में ये जो सारे लोग इस बैनर के नीचे इकट्ठा हुए हैं, ये सारे लोग अपने परिवारवाद के लिए, अपनी पार्टियों को बचाने के लिए ये जो कुछ कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रही है, कर रहे हैं। किससे डरेंगे मोदी जी? मोदी जी किसी से डरते नहीं है, डरने जैसा काम करते नहीं है। मोदी जी दुनिया में आदर पा रहे हैं, भारत माता का सम्मान बढ़ा रहे हैं, भारत माता का नाम ऊंचा कर रहे हैं। मोदी जी क्यों डरेंगे इन लोगों से? डरने की जरूरत तो इन लोगों को, जो अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए, अपना परिवारवाद बचाने के लिए एक साथ में आने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों को डरने की जरूरत है। मोदी जी क्यों डरेंगे? लेकिन अजीत चौहान साहब ये बताएं, जब ब्रिक्स समिट था तब चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई, और अभी जो G20 का समिट होने वाला है उसके पहले आदित्य L1 की लॉन्चिंग है 2 सितंबर को। ये क्या मतलब कोइंसिडेंस है कि प्री प्लान्ड है कि भारत के जो वैज्ञानिक हैं उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी जब यहाँ पर कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी या मोदी जी किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में होंगे? बट एनीवे, वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3, सो कंग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको भी मुबारकबाद, क्योंकि ऑन एयर आपको मुबारकबाद नहीं दे पाए तो पहली बार आपको दे रहे हैं। चंद्रयान 3, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान की सफलता की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गर्व होता है अपने आप के ऊपर कि हम लोग भारतीय हैं, हम लोग इंडियन हैं। और जिस तरीके से इसरो अभी काम कर रहा है, और अभी तक चंद्रयान 3 खत्म नहीं हुआ था सर। अगस्त 23 को लैंडिंग हुई है और 2 सितंबर को एक और लॉन्च है, आदित्य L1। जबरदस्त, बिल्कुल, मतलब इट इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आपके जहन में क्या है इसके बारे में, वो भी जरा आप शेयर करें हमारे दर्शकों के साथ। अजीत चौहान साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत अभिनंदन। ये सारी जो चीजें हुई है, ये मैं किसी पार्टी का स्पोक पर्सन हूँ, आप एक नामी संपादक है देश के, ये सारी बातें जो है ये हर भारतीय को गौरवान्वित करने वाली बातें हैं। और मुझे लगता है कि इसका श्रेय इसके ऊपर काम करने वाले, कई सालों से काम करने वाले वैज्ञानिकों का है। और उसी तरीके से इन सब चीजों को दिशा देने वाले मेरे नेता, विश्व गौरव आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वजह सर, मैं खास करके इंटरनेशनल मीडिया 2 दिन उसके बाद में देख रहा था, खास करके दक्षिण एशिया के, साउथ एशिया के पत्रकार इसके बारे में क्या कह रहे थे। वो जब मैंने सुना, मुझे बड़ा बिल्कुल गौरव महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मेरा देश एक ऐसे नेतृत्व के हाथ में, जो नेतृत्व इन सारी चीजों को बिल्कुल पहाड़ की तरह, चट्टान की तरह इन सब सारे प्रयासों के पीछे खड़े रहे। देखिए, जब असफलता हुई चंद्रयान की, तब भी मैं अपनी मीडिया देख रहा था, मैं इंटरनेशनल मीडिया देख रहा था। कुछ आसपास के देशों के लोगों ने हमारा मजाक भी उड़ाया। और उसके बाद जब हमें सफलता महसूस, और ऐसी सफलता महसूस हुई जो आज तक दुनिया का कोई देश नहीं पा सका है, तब जब मैंने प्रतिक्रियाएं देखी, निश्चित रूप से इस देश के जो लोग हैं उन लोगों की तरह मुझे भी बड़ा गौरव महसूस हुआ। पर इसी बीच में कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं मैंने सुनी। एक नेताजी है कांग्रेस के, दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों की 17 महीने की सैलरी नहीं मिली। कुछ लोगों ने कहा कि मोदी जी ने इसका इवेंट बनाया। अरे भाई साहब, देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो हर प्रयास में, चाहे हमारे खिलाड़ी विश्व में कहीं अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो,
और खास करके ये बात मैं बता दूंगा, सफलता पाने पर तो सारे लोग आकर के पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, पर जब असफलता मिलती है तब जी भी आपके पीछे खड़ा रहने वाला एक ऐसा नेता आपको मिला है जिसके लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है। और वजह सर ये बात बड़ी चुभती है जब देश के लिए कुछ अच्छा होता है और मोदी जी उसका नेतृत्व करते हैं तो हमारे विरोधकों को बड़ा उनके पेट में दुखता है, और वो जिस तरीके के जिस स्तर पर जाकर के इस विषय पर प्रतिक्रिया देते हैं तो आज हिंदुस्तानी बहुत दुख होता है, और देश की जनता ये सारी चीजें देखती है, मतलब हर चीज में। लेकिन अजीत चौहान साहब ये मुझे अजीब लगता है थोड़ा सा, उसके बाद प्रदीप जी सवाल पूछेंगे आपसे, बट आई हैव टू गेट दिस ऑफ माय चेस्ट। द फैक्ट इज व्हेन राकेश शर्मा जी, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जी वेंट ऑन अ सोवियत मिशन इनटू स्पेस, उस वक्त भी यही हुआ था। इंदिरा जी और राकेश शर्मा जी की जो लाइव टेलीकास्ट थी वो सारे देश ने देखी, सारी दुनिया ने देखी। मतलब उस वक्त तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी इतने अच्छे तरीके से प्रधानमंत्री जी को, राकेश शर्मा जी को, सबको कॉन्ग्रेचुलेट किया कि भाई बहुत अच्छा काम किया आप सब लोगों ने। जब आर्यभट्ट की लॉन्चिंग हुई तब भी कॉन्ग्रेचुलेट किया गया। जब इनसेट 1, इनसेट 2, इनसेट 2A, इनसेट 2B, इन सब चीज़ों का लॉन्च हुआ तब भी, मुझे अभी तक याद है भारतीय जनता पार्टी तो उस वक्त खैर बीजेपी भी नहीं थी, इट वॉज भारतीय जनसंघ, उस वक्त भी सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कॉन्ग्रेचुलेट किया पूरे देश को। और उसके बाद आपको याद होगा साइट 1, साइट 2, पता आपने, बट यू मस्ट बी वेरी यंग, आई डोंट थिंक यू रिमेंबर दिस, जो साइट 1 से हमारे जो पता नहीं, मैं अभी आपको बता दूं, दूरदर्शन के जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स थे, प्रदीप जी सुनने वाली बात है, आई वॉज इन्वॉल्व इन दैट, तो इसलिए मुझे याद है, इनसेट 1A में जो साइट 1 और साइट 2 के जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स थे वो दे स्टार्टेड बीइंग ऑल ओवर द कंट्री, पूरे रूरल इंडिया में। मैं आपको बता दूं कि पहली बार गांव के लोगों को ये सुविधा मिली कि आप दूरदर्शन ऑन कीजिए, टेलीविजन ऑन कीजिए और आपकी पढ़ाई वहीं पर हो जाएगी। ये सब चीज़ें शुरू हुई, तो उसके लिए मुझे अभी तक याद है अटल बिहारी वाजपेयी हों, हमारे वो क्या नाम था उनका, केदारनाथ सानी साहब हों, विजय कुमार मल्होत्रा जी हों। इनफैक्ट विजय कुमार मल्होत्रा जी का ये सजेशन भी उस वक्त था और उन्होंने पत्र भी लिखा था इंदिरा जी को कि आप कृपा करके इसमें कुछ स्पोर्ट्स भी इंक्लूड कर लीजिए ताकि बच्चों को प्रेरणा मिले, खेल की तरफ वो लोग आ जाएं। His insistence, because he happened to be the president of the Archery Association, Vijay Kumar Malhotra ji of the BJP, and then of the Bharatiya Janata Sangh, उसके बाद archery by the way was the first sport which was telecast on the Site 1 programs, ये भी आपको बता दूं। तो उस वक्त तो मतलब पूरा देश इकट्ठा था। अभी ये क्या हो गया है, बड़ी अजीब गरीब बातों की है, क्योंकि अगर आप देखें अजीत चौहान साहब, August has been a great month, आज today is the last day of August, August has been a great month for India। अगस्त के पहले हफ्ते में भारतीय हॉकी टीम वन दी एशिया कप चैंपियनशिप हम लोगों ने जीती। नीरज चोपड़ा साहब को पहली बार किसी भारतीय को गोल्ड मेडल मिला वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में। प्रज्ञानंदा जो लड़का है हमारा चेस का, ही वन द सिल्वर मेडल, ही वाज सेकंड इन द वर्ल्ड, could not defeat Magnus Carlsen but gave him a very good fight, that was number 3। It was absolutely fantastic and really, I mean, rightfully speaking we should all be celebrating this। पॉलिटिकल डिफरेंसेस तो हैं ही, बट इसका सेलिब्रेशन होना चाहिए, आपको लगता नहीं है अजीत चौहान साहब? प्रदेश बुरा लगता है इस बात का कि जब देश के गौरव की बात होती है तब भी हमारे विरोधी जो है उसमें कुछ लोग कुछ नुक्स निकाल लेते हैं, और उस पर जब वो प्रतिक्रिया देते हैं तो एज ए हिंदुस्तानी इंडियन बहुत ज्यादा दुख होता है। ये हमारी आर्मी पे सवाल खड़े कर देते हैं, ये इनके राज में जब, और बिल्कुल फक्र होना चाहिए, तब भी इंदिरा जी ने, आज भी इतिहास में वो पढ़ाया जाता है, हम सभी वो सारे पल जो है वो गौरवान्वित महसूस करते हैं। पर क्या ये विरोधकों की भी जिम्मेदारी नहीं है कि वो विरोध का स्तर जो है वो देश का गौरव गिराने वाला नहीं होना चाहिए। आप मीडिया में बात करते हो, और इस देश में कई ऐसे मीडिया हो सकते जिनको इस देश में क्या अच्छा हो रहा है वो दिखाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उनको इस देश में क्या चीजें गलत हो रही है, और अगर गलत नहीं भी हो रही है तो किसी को कोई प्रतिक्रिया अगर गलत है तो उसको बढ़ा चढ़ा करके ये चीज है ये दिखाने में उनको इंटरेस्ट होता है। और ये विरोधकों को कई बार आपके शो में भी मैं कह चुका हूं, मैं हमारे जब साथी दूसरी पार्टियों के साथ में जब चर्चा में होते तब भी मैं कहता हूं कि आप
मोदी जी की जो प्रतिमा है उसका भंजन नहीं कर सकते। उतनी पात्रता आज तो विरोधकों की किसी नेता में मुझे नहीं दिखी, पर मोदी जी जितना काम देश के लिए कर रहे हैं, देश के हर क्षेत्र में काम करने वाले आदमी के पीछे खड़े होने का काम मोदी जी कर ले, वो तो भाई आप कर लो, वो तो आप सीख लो। मोदी जी ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि इंदिरा ही इंडिया है, ठीक है। और जब अब ऐसा कोई लीडर, ऐसा कोई नेता इस देश में है जिनके जिनके नाम से जिनके नाम से भारत में रहने वाले, विदेशों में रहने वाले करोड़ों लोगों को गौरवान्वित महसूस होता है, वो अपने नेता के लिए अलग अलग तरीके से आदर प्रकट करते हैं। वही नहीं करते, कई देशों के राष्ट्र प्रमुख आदर प्रकट करते हैं, तो इन लोगों के पेट में दुखता है। तो मुझे ये सीधी सी बात है कि जब देश तरक्की करता है, जब देश प्रगति करता है, जब भारत के गौरव की कोई बात होती है, तब देश की मुखिया, देश के प्रमुख प्रधान सेवक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाई आगे आकर के पीठ थपथपाएंगे, वही आकर के भाषण करेंगे, वही आकर के कहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते, वो देश के प्रधानमंत्री होते। तो हमारे विरोधी दल के लोग इतने नहीं समझते हैं, पर देश की जनता को ये बात भली भांति समझ आती है कि इन लोगों का एकमात्र एजेंडा है विश्व गौरव आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना। चौहान साहब जितना ही विरोध करेंगे उतना मोदी जी का नेतृत्व निखरेगा, ये पूरी दुनिया ने देखा। बीजेपी कहना है कि ये गठबंधन एक साथ आ रहा है परिवारवाद को बढ़ाने के लिए, भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए। वो कहा कि इस गठबंधन का फायदा इनके जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिक्स में जो नेक्स्ट सेशन है सक्सेसर्स को है, तो सक्सेसर्स को बेनिफिट करने के लिए गठबंधन एक साथ आया है। दैट इज व्हाट दे से। हु इज द लीडर? बीजेपी। आप लोग का आरोप है लीडर कौन है, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है, आपके जो कन्वीनर कौन है, यानी इस चीज पे तो संजय राउत का कहना है, संजय राउत ने आज कहा कि राहुल गांधी इज अवर लीडर, राहुल गांधी इज अवर लीडर। आदित्य ठाकरे जी का कहना है कि दो समिट, दो मीटिंग हो गए इंडिया के, देखो एलपीजी का दाम एकदम कम हो गया, और भी हम लोग एक आएंगे तो मोदी जी क्या क्या कम करेंगे। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ द पार्टीज। नाउ हाउ आर यू गोइंग टू रिएक्ट? चौहान साहब, आप कैसे रिएक्ट करोगे? ये क्या सचमुच गठबंधन गठबंधन है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स? प्रदीप सर, ये लोग अपना नेता नहीं चुन पा रहे। देखिए, हम संसदीय लोकशाही को मानते हैं, हमारे यहाँ किसी एक नेता का होना और उसको सबने मानना, और हम जब एक विचार लेकर के लोगों के पास जाते हैं, लोग हमें वोट करते हैं, चुनाव होते हैं, उसके बाद भी हमें एक नेता चुनना पड़ता है, या हमारा विचार लेकर के जाने वाला, कार्यकर्ताओं को दिशा देने वाला एक नेता आपको चाहिए होता है, जो आपके प्रदेश को लेकर के आगे जाए, जो आपके देश को लेकर के आगे जाए। हमारे पास मोदी जी, उनके पास कौन? क्या राहुल गांधी उनके नेता होंगे? और क्या राहुल गांधी को दूसरे लोग स्वीकार करेंगे? आज कल से अलग अलग प्रदेशों से मुख्यमंत्री और इनके साथी लोग आ रहे हैं। हमारे मुंबई के पत्रकार उनसे सवाल कर रहे हैं कि आपका लीडर कौन है? ये बार बार कह रहे हैं कि भैया बैठक होगी, बैठक में हम डिसाइड करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे। तो जब आप ये चीज समझ लीजिए कि ये सारे लोग जो साथ में आए हैं, इनका अब तक कोई नेता फिक्स नहीं है। और कुछ पार्टियां, मतलब इसमें पार्टियां कौन सी पार्टियां हैं? समाजवादी पार्टी है, इंडियन मुस्लिम लीग है, बीकेपी है, वीकेसी है, झामुमो है, एमडीएमके है, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल है, अपना दल है, कितने नाम लूं मैं, कितने नाम लूं? ये सारे लोग जो है, ये तृणमूल है, ये सारे लोग जो साथ में आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने परिवारवाद की पॉलिटिक्स को बचाने के लिए साथ आए हैं। प्रदीप सर, मुझे ये बात बार बार मैं ये कहता हूँ कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम से डर करके साथ में आए हैं। देखिए ना, इन लोगों ने, ये इनमें से कुछ पार्टीज तो ऐसी भी है जो हमारे साथ रह चुकी है, ये हमारे साथी थे, इन्होंने
ये सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, ये अचानक ये कैसे निकल गए? और इनका कोई विचार का पॉलिटिक्स नहीं है, इनका पॉलिटिक्स कोई विकास का पॉलिटिक्स नहीं है, इनका पॉलिटिक्स सिर्फ यही है कि इन लोगों को एक साथ में आकर मोदी जी को हटाने का प्रयास करना है। और हमारे साथ देश की जनता है, हमारे साथी दल तो है ही है, हमारे साथ देश की जनता है। ये जितना मोदी जी को विरोध करेंगे, मैं बड़े आत्मविश्वास के साथ कहता हूं कि इस देश की जनता उतनी ताकत के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो प्रदीप जी ने आपसे पूछा ना अभी, चौहान साहब, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप अभी कह रहे हैं, वो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रदीप जी और मैं अक्सर डिस्कस किया करते हैं यहाँ पे, जिसका जवाब अभी तक मिला नहीं। सब मोदी जी और बीजेपी का जो डेवलपमेंटल मॉडल है वो हर एक के सामने है। एंड दिस इज द umpteenth टाइम आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, आई एम ऑल्सो बोर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं भी बोर हो गया हूँ ये सवाल पूछ पूछ के, लेकिन पूछना बहुत जरूरी है। जो इंडिया अलायंस है उनका ऑल्टरनेटिव मॉडल क्या है, विकल्प क्या है? कि मतलब आप भारत को क्या करेंगे? आप इसरो बंद कर देंगे? मतलब क्या करेंगे आप बिजनेस को बढ़ावा नहीं देंगे? मतलब जो आज की तारीख में मोदी जी जो कर रहे हैं, जो FDI यहाँ पर आना चाहिए और जो आ रहा है अभी, जो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है आज की तारीख में, इट्स ऑलमोस्ट व्हाट $590 billion, it is going to go you know above according to one estimate it will go up to about $650-700 billion very very shortly. India is today the 5th largest economy in the world. आप उसको वापस का 25th largest economy पे लेके जाएंगे, मतलब क्या करेंगे आप? कोई what is the alternative? आपको समझ में आया कुछ विकल्प क्या है? सर, इनके पास विकल्प कुछ है नहीं। और दूसरी बात ये मैं आपको बताता हूँ, हम हमेशा जोड़ने की पॉलिटिक्स करेंगे। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में विकास की बात करती है, और इस विकास के एवज में ये लोग हम पर अलग अलग तरीके से हम पर आरोप करेंगे। इन पे होता क्या है, महाराष्ट्र की बातें लीजिए। अब मोदी जी ने कहा कि नीति आयोग के माध्यम से मुंबई का हर तरीके से विकास किया जाए। उद्धव ठाकरे जी कहते हैं ये महाराष्ट्र से मुंबई तोड़ने की साजिश। ये अलग अलग नेता इनके देख लीजिए, जो इनके प्रदेश में ये सारे लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये सारे लोग जात का पॉलिटिक्स करते हैं, ये सारे लोग कास्ट का पॉलिटिक्स करते हैं। और ये बात ये लोग समझ नहीं रहे कि विकास की पॉलिटिक्स को उत्तर देने के लिए जिस तरीके से इन्होंने अपने राजनीति का स्तर गिराया है, ये देश की आने वाली पीढ़ियों को क्या दे रहे हैं, क्या सोच ये लोगों के अंदर पैदा कर रहे हैं। ये कहते हैं कि आप जिनको वोट देने वाले हो वो लोग नफरत की राजनीति फैलाते हैं। भैया सर, मैं बड़े दावे के साथ आपसे कहता हूं कि पिछले कई दिनों में आप विरोधी पार्टियों के, महाराष्ट्र के ले लीजिए, विरोधी पार्टियों के नेताओं के आप बयान निकाल करके देख लीजिए। वो पूरे बयान इस तरीके को मतलब बिल्कुल बढ़ावा देने वाले हैं कि दो धर्मों में, दो जातियों में, अलग अलग प्रदेशों में कैसे शत्रुत्व पैदा हो, ऐसे सारे स्टेटमेंट्स ये लोग देते हैं। उनको लगता है कि इस तरीके की ओछी राजनीति कर करके वो भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को जवाब दे पाए। चौहान साहब, बट चौहान साहब, आई वुड लाइक टू टेल यू, बिकॉज राहुल गांधी का कहना था कि कल ही उन्होंने कर्नाटक में जाके गृह लक्ष्मी का स्कीम का उद्घाटन किया है। जो वचन उन्होंने दिए हैं, गरीब कल्याण योजनाएं जो उन्होंने कर्नाटक में किए हैं, वो सब लॉन्च कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी 11 वचन, कमलनाथ, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के तरफ से 11 वचन सेम। इनमें कंपटीशन चल रहा है कि जो महिला लक्ष्मी है उनको ज्यादा कम ये EMI यानी ये पेंशन कौन देंगे एवरी मंथ। कोई 2000 बोल रहे, कोई 1500, कोई 1800। तो दे आर सेइंग हम ना गरीब कल्याण स्कीम से राहुल गांधी ने पूरे हर स्टेट गवर्नमेंट, और वो जीतने वाले, आने वाले जो इलेक्शन है जनवरी दिसंबर 24, they are going to sweep, because ये गरीब कल्याण योजना है, it is gone and touch the hearts of the people, राहुल गांधी जी का कहना है। तो कैसे आप करोगे, बिकॉज उनका कहना है कि 40% कमीशन जो चल रहा था वहां पर भ्रष्टाचार कर्नाटक में,
बीजेपी लॉस्ट कर्नाटका। अब यहां पर आरोप है प्रियंका गांधी वगैरह के 50% करप्शन, 50% करप्शन। तो चौहान साहब, अ बिग चैलेंज है बीजेपी को सस्टेन करके जीतना। हाउ डू यू सी इट? प्रदीप सर, सबसे पहले तो एक मैं बात कहूंगा कि आपके ही कार्यक्रमों में कई बार बजाज सर ने भी इस बात का विरोध किया है कि इस देश में जो टैक्स देने वाले लोग हैं उनका पैसा खैरात की तरह लुटाने का आपको अधिकार है। मैं किसानी करता हूं, मुझे खेत में मजदूर नहीं मिलते। देश को आप किस राह पर लेकर के जा रहे हो? मतलब इस देश में कोई भी चीज आप फ्री बांटोगे और उसके एवज में आप अगर लोगों का वोट, एक तरीके से मैं कहूंगा कि वोट खरीदोगे, क्या यह सही है? और मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, आप मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो हवा में आरोप है, 50% का ज्याला मराठीत आम्ही टक्केवारी म्हणतो, पर्सेंटेज 50% लेकर के कौन कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा, कौन आदमी काम करेगा? मतलब आपका कोई आरोप, कर्नाटक में परिस्थितियां अलग थी, परिस्थिति अलग थी। मैं भी कर्नाटक के चुनाव में गया था। कर्नाटक में हमें जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, वो परिस्थितियां आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश में नहीं हो, आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र में नहीं हो। इसको लेकर के हमने बड़ी गंभीरता से विचार किया है। पर एक बार कहीं पर आपने कोई चीज बोल दी और वो दूसरी जगह भी सक्सेस हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप महाराष्ट्र की स्थिति देख लीजिए, इनकी सरकार थी तो क्या परिस्थिति थी, और आज इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स सारे रुके पड़े थे, सारे रुके पड़े थे। किसानों को, आम आदमी को, इस राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे प्रोजेक्ट्स को तक इन लोगों ने ये नहीं फंड दे पाए। और अगर कोई अच्छी चीज राज्य सरकार, केंद्र सरकार के माध्यम से आज कर रही है, तो उसमें भी संभ्रम फैलाने का काम ये विरोधी लोग करेंगे। तो मुझे नहीं लगता ये चीजें सारी अच्छी है। और जैसे कि सर ने मुझे पूछा कि हम किस तरीके से इस चीज को जवाब देंगे, जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक त्रिशूल सरकार काम कर रही है, जितना स्पीड इस सरकार का काम करने का है, मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता भली भांति जानती है कि कौन लोग भ्रष्टाचारी है। कांग्रेस के समय में महाराष्ट्र में, महाविकास आघाड़ी के समय में कितना भ्रष्टाचार हुआ था, आज स्थिति क्या है। 50%। मतलब सर, रियलिस्टिक आरोप आप बिल्कुल करो। आप रियलिस्टिक आरोप, मतलब यहाँ के पत्रकार सरकार को चलने देते क्या? ये सवाल नहीं उठाते क्या? मतलब आप कहीं से भी आ जाओ, राजकुमार राजकुमारी आ जाए और वो आरोप कर दे, ऐसा होता नहीं है ना सर। आप मुझे बताइए, क्या ये आरोप हास्यास्पद नहीं है? लेकिन अजीत चौहान साहब, ये बताएं, आरोप जैसा भी हो, भले हास्यास्पद हो या ना हो, लेकिन कर्नाटक में तो उस आरोप ने काम किया है ना। सर मैं वहां पर आपको सर पूरा सवाल सुन ले। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार प्रियंका गांधी ने एक आक्रामक तरीके से अब अटैक लॉन्च किया है, हमला किया है भारतीय जनता पार्टी पर, और ये कहा है कि जिस प्रकार आपके कई लोगों ने, और ये बात फैक्ट भी है वैसे भाई, इसमें गलत नहीं है, कि आपने यहाँ तक ये तक कह दिया किसी नेता ने, अब आप अपने हर एक नेता को तो कंट्रोल कर नहीं सकते, कैसे करोगे, इम्पॉसिबल, कि राहुल गांधी को ये तक मालूम नहीं है कि उनके पिता कौन है, सोनिया जी के ऊपर, उनकी माँ के ऊपर ना जाने क्या क्या आरोप और लांछन लगाए गए। आपके जो सीनियर मोस्ट हैं लीडरशिप, उन्होंने आज तक ऐसा नहीं कहा है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा है। उसके अलावा राजीव गांधी जी और इंदिरा जी, भले आप कुछ भी कह लीजिए, तथाकथित नहीं, वस्तु स्थिति यह है कि दोनों देश के लिए शहीद हुए, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि जो पब्लिक डिस्कोर्स है उसमें एक बेसिक डिसेंसी नहीं होनी चाहिए क्या? एक बेसिक लेवल ऑफ सिविलाइजेशनल डिस्कोर्स नहीं होना चाहिए क्या? अजीत चौहान साहब प्लीज। मुझे सर व्यक्तिगत रूप से अगर ऐसा कहा गया है तो मुझे लगता है कि अगर हमारे पार्टी के नेता द्वारा अगर ऐसा कहा गया है और वो किसी आधिकारिक पद पर है, तो पार्टी की तरफ से मैं इस बात का खंडन करता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के विचार नहीं हो सकते।
इस तरीके से सार्वजनिक सर गिरिराज किशोर जी ने ये भी कहा था कि अगर सोनिया गांधी जी नाइजीरियन होती तो क्या आप उसको प्रेसिडेंट बनाते। सर ये क्या है, ऐसा थोड़ी होता है सर, प्लीज। बजाज सर बिल्कुल ये भारतीय जनता पार्टी है सर, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पार्टी है, ये हिंदुत्व की संस्कृति नहीं हो सकती। बोलिए अजीत चौहान साहब। बिल्कुल नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। और आपके माध्यम से मैं ये कहता हूँ, कोई भी मतलब किसी भी सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले कार्यकर्ता को इस तरीके के वक्तव्य नहीं करने चाहिए। मैं आधिकारिक तौर पर जो मेरी पार्टी की तरफ से मुझे अधिकार है, उस अधिकार के तहत मैं मेरे साथियों से भी अनुरोध करूंगा कि हमारी ये संस्कृति नहीं है, ना हमारी विचारधारा के ये संस्कार है, इस तरीके के किसी भी तरीके के बयानों का समर्थन नहीं हो सकता। और व्यक्तिगत रूप से अगर कोई ऐसा बयान है तो मैं उस बयान की कड़े शब्दों में आलोचना करता हूँ। पर एब्सोल्युटली करेक्ट जी। इन लोगों ने ये भी बात ध्यान में रखना जरूरी है, मोदी जी पर कितने निचले लेवल पर जाकर के इन्हीं की साथी पार्टियों के नेताओं ने इतने गंदे लेवल पर जाकर के जो सार्वजनिक जीवन में जिस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उस असभ्य भाषा का प्रयोग करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भी कोई दो राय लोगों ने वक्तव्य किए हैं, तो इसका भी समर्थन नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। आप कहे उसका भी नहीं हो सकता। हमारी तरफ से कोई एक, देखिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, कई लोग इसमें काम करते हैं, बड़े नेता है कई हमारे, तो हम हर प्रदेश में हमारे बड़े बड़े नेता हैं, तो हर बात की, हर चीज की सर क्या क्या नहीं बोला गया, खून की खेती, मौत का सौदागर, पता नहीं क्या क्या नहीं बोला गया, और उल्टी सीधी चीजें और कुछ बहुत कुछ बोली गई, ऐसी कोई बात मतलब वजह सर ये हमारी पार्टी के संस्कार देख लीजिए कि आपने नाम लेकर के हमारी पार्टी के बहुत बड़े और आदरणीय नेता का नाम लिया जी, फिर भी मैंने बड़े आत्मविश्वास के साथ और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा कि ये मेरी मातृ संस्था के, ये मेरी पार्टी के संघ विचारों के ये संस्कार हो ही नहीं सकते, और अगर इस तरीके का बयान आया है तो मैं उसकी आलोचना करता हूँ। सर मोदी जी पर गांधी परिवार के सदस्यों ने जो बयान दिए है, क्या कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता नेशनल मीडिया पर आकर इस तरीके से बोल सकता है क्या कि ये संस्कृति नहीं है, ये संस्कार नहीं है? आज तक और तो नहीं मोदी जी आज सत्ता में है, जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब भारत की राजनीति में कांग्रेस सर्वशक्तिमान पार्टी थी, इनके गली के कार्यकर्ताओं से लेकर के इनके राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने और गांधी परिवार के लोगों ने मेरे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो गलत वक्तव्य किए हैं, उसके बारे में भी बजाज सर कभी आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के कान जरूर पकड़िएगा। हर रोज पूछते हैं सर। जिस तरीके से इन लोगों ने मोदी जी की आलोचना की थी, देश की जनता ने उतना ही प्यार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिया है, और इसके लिए मैं देश की जनता का आभारी रहूंगा, क्योंकि ये लोग किन विदेशी ताकतों के बल पर मोदी जी को परास्त करने की कोशिश करते हैं, इनकी बहुत बड़ी एक इकोसिस्टम काम करती है। ये लोग धर्म के आधार पर देश को बांटने वाले लोग हैं। इन लोगों ने आदरणीय मोदी जी के बारे में जो वक्तव्य किए वो भी इन्होंने याद रखी, वो देश की जनता को भली बात याद है, और देश की जनता जब उनको मौका मिलता है मोदी जी के अपमान का पुरजोर बदला लेती है। ये भी विरोधकों ने, खासकर कांग्रेस ने, गांधी परिवार ने याद रखना चाहिए। जब आप तो अजीत चौहान साहब ये भी बता दें, आपको बुरा लगता है, इन्होंने मोदी जी के परिवार के बारे में, मोदी जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में, मोदी जी के बारे में क्या क्या बोला है, ये भी देश की जनता नहीं बोली। अजीत चौहान साहब ये भी बता दें, बोलते कि इनको वरदान मिला है, मुझे वरदान मिला है कि जब भी कांग्रेस आलोचना करता है तो उसका उल्टा ही हो जाता है, और मोदी जी और जीत के आते हैं। ये भी करेक्ट है, ये वरदान है। लेकिन अजीत चौहान साहब ये बता दें, एक देश एक चुनाव, क्या ये होने वाला है? कोई जानकारी है आपको? सर मैं सुन नहीं पाया आपको। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, क्या ये होने वाला है? क्या आर वी लुकिंग एट स्टेट असेंबली इलेक्शंस एंड द जनरल इलेक्शन इन दिसंबर? सर मेरी जानकारी के मुताबिक, मेरी जानकारी के हिसाब से
महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के बारे में मुझे जितनी जानकारी है, मुझे नहीं लगता ऐसा हो। और जिस तरीके से लोकल बॉडीज इलेक्शन का इशू सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, विधानसभा लोकसभा के चुनाव विधानसभा के चुनाव के बाद शायद ये होगा। और दूसरी बात ये कि इन इलेक्शंस के बारे में या बाकी चीजों के बारे में दो लोग, मैंने मेरे बड़े सीनियर नेता से इसके बारे में डिस्कशन किया था पिछले ही हफ्ते, तो उन्होंने कहा कि भैया दो लोग जरूर बता सकते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट और दूसरा भगवान। Thank you so much, sir. Thank you very much. It's a pleasure always talking to you, अजीत चौहान साहब. और आपकी जो अगली पिक्चर जब आ रही होगी तो जरूर बताइएगा. We'll come to the premiere. जब भी आप एक बार फिर हीरो बन करके आए पिक्चर में तो बहुत बढ़िया रहेगा. थैंक यू सो मच सर. नमस्कार. थैंक यू सो मच. थैंक यू राजीव सर. थैंक यू प्रदीप सर. जय भवानी, जय शिवाजी. जय भवानी, जय शिवाजी. वंदे मातरम. वंदे मातरम. वंदे मातरम. Right, so we have it at least from the BJP that there is no such plan.